नमस्कार, प्रणाम। मैं विशु राय, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम दस्तक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया क्राइम दस्तक के एक और नए एपिसोड से। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी में एक महिला रहती है। एक महिला अपने पति के साथ शहर जाती है और जैसे ही शहर जाती है उसका पति जुआ खेलता था। जुए में वह एक दिन अपनी पत्नी को हार जाता है। अब उसकी पत्नी जुआरियों के पास बैठी रहती है इस आस में कि कोई उसे बचाएगा, और जो उसका पति रहता है वो उसे छोड़कर भाग जाता है। लेकिन एक दिन कहते हैं कि कृष्ण का अवतार लेकर उसका जो भाई रहता है वह पहुंचता है और अपनी बहन को बचाता है। उसकी इज्जत आबरू लूटने से वह बचाता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो बेहद ही सुनने के बाद हैरानी होगी, और हो सकता है कि आप उस व्यक्ति को गालियां भी दें जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार किया, गलत काम किया। आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वह कहानी यह जो सच्ची घटना है, यह सच्ची घटना यूपी के अमरोहा की है। अमरोहा में एक थाना लगता है, डिडौली थाना। डिडौली थाना के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जलालाबाद। जलालाबाद में एक परिवार रहता था, सुहेल का परिवार। सुहेल के परिवार में उनके माता, उनके पिता, उनका एक 2 भाई और एक बहन भी थी। एक बहन की शादी हो चुकी थी, जो 2 भाई थे उनकी अभी शादी नहीं हुई थी। सुहेल जो रहता है उसकी शादी पास के ही एक गाँव में, देहात थाना के अंतर्गत एक गाँव में होती है। उस गाँव में जो लड़की रहती है उनका नाम रवीना रहता है। रवीना की शादी सुहेल के साथ होती है, निकाह होता है। निकाह के बाद सुहेल अपनी पत्नी को घर लेकर आता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है। कई दिन उसके साथ घूमने के लिए भी जाता है, हनीमून पर भी जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ महीने जब बीत जाते हैं तो जो पत्नी रहती है रवीना और जो उनकी सास रहती हैं, किसी बात को लेकर सास और रवीना में हूँ-टू होने लगता है, तू मैं होने लगता है। अब यह बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कई महीने और गुजर जाते हैं, तब एक वह बच्ची को जन्म देती है। अब उनकी जो सास रहती हैं और जो उनके देवर रहते हैं उस बच्ची को लेकर के अब रवीना से आए दिन झगड़ा करते थे। और जो पति रहता है वह दिल्ली में काम किया करता था, कोई रोज़गार करता था दिल्ली में, तो वह दिल्ली ही रहता था। अब घर वाले जो है उस रवीना को लेकर परेशान थे। रवीना अपने सास और ससुर के व्यवहार से परेशान थी। एक दिन जब रवीना उनको मना करती है कि आप इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत किया करिए, तो वह रवीना को मारते हैं, पीटते हैं और यह कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमें दहेज में कुछ भी नहीं दिया था, जाओ तुम अपने पिता से 15 लाख रुपए मांग के लाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। अब रवीना रोने लगती है, घबराने लगती है, हैरान रह जाती है। अब वह अपने पिता को फ़ोन करके हाल चाल लेती है, लेकिन वह आंसू, जो उसकी आंख से आंसू बह रहे थे, वह यह गवाही नहीं दे रहे थे या बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे कि वह अपने गरीब पिता से 15 लाख रुपए की मांग करें। वह अपने पिता से कुछ भी नहीं कहती है। वह फिर उस घर में लात खाती है, हाथों से पिटाई होती है, डंडों से उसकी पिटाई होती है, तरह तरह के अत्याचार सहती है और परेशान रहती है। फिर कुछ साल बाद उसका पति घर आता है और वह अपने पति के साथ सब कुछ कहती है, लेकिन उसका पति अपनी पत्नी से काफ़ी नाराज़ रहता था। फिर उसका पति जब जो रवीना रहती है बताती है कि उसकी सासू माँ उसके साथ अत्याचार करती है, जो देवर है वह भी छेड़खानी करता है, दूसरा देवर भी उसके साथ छेड़खानी करता है, जो ससुर है वह भी छेड़खानी करता है। इस बात से जब वह जो सुहेल रहता है वह सुनता है तो उसे अपनी पत्नी पर यकीन नहीं होता है। वह सोचता है कि उसकी पत्नी शायद इल्ज़ाम लगा रही हो, झूठ बोल रही हो, सब के सब एक साथ इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वह जब अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी पत्नी बदचलन है, कई तरह की बातें करती हैं। अब वह परेशान हो जाता है। वह अपने पत्नी को उसी के हाल पर छोड़कर फिर अपने शहर कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। कुछ दिन और बीतते हैं। जो देवर होता है एक दिन मौका पाकर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म करने लगता है। अब उसका वह जब विरोध करती है तो उसकी पिटाई भी करते हैं।
फिर अगले दिन जो एक और उसका देवर रहता है वह भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। जो देवर रहता है उसका नाम फजैल रहता है। फजैल अक्सर करके अपने भाभी का अकेलापन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता था। अब यह बात सुनते ही जो सास होती हैं, सास को वह जाकर बताती है कि देवर जी मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो सास फिर मारती पीटती है और कहती है कि इस बार तुम 6 लाख रुपए की व्यवस्था करो, अपने पिता से कहो कि उनको 6 लाख रुपए और चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें इस बार पक्का घर से भगा दूंगी और इस बार पक्का मेरा बेटा तुम्हें तलाक दे देगा। अब वह परेशान हो जाती है और अपने पति को फ़ोन करती है। उसका पति परेशान हो चुका था घर के तू मैं से। वह घर आता है और अपनी पत्नी को अपने बच्चों को साथ लेकर जाता है। अब दिल्ली लेकर चला जाता है। वहाँ एक किराए का मकान लेता है और किराए के मकान में वह अपनी पत्नी को शिफ्ट कर देता है। अब वह उसकी पत्नी को लगता था कि वह एक जंजल जो सास ससुर थे देवर के अभद्र व्यवहार से, अब वह उबर चुकी है। अब उसे इंसाफ मिल चुका है। अब ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होगा। वह पति के साथ अब दिल्ली में खुश रहेगी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। वह पूरी कभी दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपने पति के साथ खाना खाती तो पति कभी उसे लेकर के किसी पार्क में घुमाता। वह पति के साथ बेहद खुश थी। कुछ महीने जब गुजर जाते हैं तो उसका पति एक दिन जुआ खेल रहा था। जुआ खेलते ही वह जुए में सब कुछ हार जाता है। जो उसकी घड़ी रहती है, मोबाइल रहता है, सब कुछ हार जाता है। अब उसके पास बचते हैं तो सिर्फ कपड़े और उसकी बीवी। अब वह फिर जुआ खेलता है और जुए में जब वह सब कुछ हार जाता है तो अपनी बीवी को जुआरियों पे के दाव लगा देता है। और जुआरी जब उसकी बीवी को भी जीत जाते हैं तो अपनी बीवी घर जाता है और अपनी बीवी को लेकर उस जुए के अड्डे पर जाता है और अपनी बीवी को उस जुआरियों के हवाले कर देता है और ख़ुद वहाँ से भाग जाता है। जब जुआरी उसकी बीवी को एक कमरे में बैठा देते हैं और कई जुआरी जुए खेल रहे थे, कुछ उसमें शराबी थे, नशेड़ी थे, कई तरह के लोग थे, लेकिन कई लोग उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश भी करते हैं। अब वह काफ़ी परेशान थी। उसने सोचा था कि वह अब सास ससुर के जंजल से निकलकर, उस झगड़े से निकलकर अब बाहर आ चुकी है। अब उसके साथ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वह काफ़ी खुश थी। लेकिन तभी पति ने ऐसा काम किया कि वह ना तो घर पे सुरक्षित थी, ना ही अपने पति के साथ सुरक्षित थी। अब वह रोने लगती है। कोई उसकी रोने की आवाज़ या जो भी उसके साथ उसका जो दर्द था, ना कोई बांटने वाला था, ना कोई सुनने वाला था। अब वह बेहद परेशान थी। तभी करीब जब रात को 10 से 11 बज जाते हैं, वह वहीं सो जाती है। जब सब लोग सो जाते हैं तो वह चुपके से जाती है और जो उसके पति का, जो उसके परिवार का मोबाइल रहता है, उस मोबाइल को धीरे से निकालती है और अपने भाई को फ़ोन करती है। जब उसका भाई सुनता है कि उसकी बहन एक जुए के अड्डे पर है और उसका जीजा उसको बेच आया है, वह रोने लगता है। वह अपने पिताजी को साथ में लेता है और फ़ौरन ही दिल्ली रवाना होता है। दिल्ली रवाना होता है और पुलिस को फ़ोन करता है और उसकी लोकेशन बताता है। जैसे ही पुलिस पहुंचती है वैसे ही इसके भाई भी पहुंच जाते हैं और पुलिस को लेकर के, और पुलिस से उसकी अपनी बहन रबीना को वहां से उस जुआरियों के दलदल से निकालते हैं और जुआरियों को पुलिस पकड़कर दिल्ली के थाने में भेज देती है। लेकिन यह घटना उत्तर प्रदेश की रहती है। पुलिस जो रहती है या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो पहुंचती है वहाँ, तो वहाँ से उसकी बहन को लेकर घर आती है और थाने में, यानी कि जो डिडौली थाना रहता है, वहाँ पर FIR दर्ज किया जाता है उनके सास ससुर के खिलाफ़, दहेज उत्पीड़न के खिलाफ़, और उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद कई तरह के दोनों परिवार, लड़की वाले और लड़के वाले, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कई तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन जो लड़की रहती है वह बार बार यह कह रही थी कि यह लोग मेरे साथ ऐसे इस तरह के घृणित कार्य करते रहे हैं जिससे मैं इनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी। और जो मेरे पति हैं, पति ने मेरे साथ पति जैसा कोई काम नहीं किया है कि मैं अपने पति के साथ रहूंगी। अब वह जो पति है और जो सास ससुर हैं, वह सभी लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है और इस दहेज उत्पीड़न में और भी कई धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस तीनों लोगों को जेल में डाल देती है। दरअसल आज के समाज में दहेज को लेकर के लड़कियों को, बहन बेटियों को, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो लालची रहते हैं। उनके पास अगर करोड़ों रुपए हो फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं होगी। वह इस तरह का घृणित कार्य करते हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं,
ज़रूरत है तो बहन बेटियों को खुलकर सामने आने की, खुद की लड़ाई खुद लड़ने की और बिना डरे सास ससुर या किसी से भी अपने परिवार वालों को बताने की है। जो लड़कियां यह सोच के रह जाती हैं कि मैं इस बात से मेरे पिता को तकलीफ़ होगी, माँ को तकलीफ़ होगी, बाद में वही माता पिता अपनी बेटी को बचाते हैं। इसीलिए देर ना हो किसी के साथ, जो कदम है वह जल्द से जल्द महिलाओं को उठाना चाहिए और इस अत्याचार के विरुद्ध जम करके लड़ाई लड़नी चाहिए। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो आप लोग जुड़िए इंडिया क्राइम दस्तक के इस परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। हमारी कहानी रोजाना रात 8:30 बजे आ जाती है, तो देर किस बात की है। बेल आइकन का बटन भी आप लोग दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी समय से आप लोगों को मिलता रहे। इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।